बलूचिस्तान के अंदर एक खौफनाक किस्म का सर्जिकल ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। ये फैसला कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा ये ऑपरेशन और इसका मकसद क्या है, किस किस के खिलाफ होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक बड़ी एपीसी हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस पार्टी के अंदर क्या डिस्कस हो सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का बयान वापस ले लिया है, यू टर्न ले लिया है। अब उनका ताज़ा तरीन बयान क्या है, ताज़ा तरीन उनकी पॉलिसी क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को इतनी जल्दी क्यों है, वो इतनी जल्दी के अंदर क्यों है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आर्मी चीफ का एक बयान इस वक्त उसने तहलका मचाया हुआ है और बयान ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के रास्ते में जो हायल होगा और जो हमें काम से रोकेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये इस पैगाम के अंदर किसके लिए पैगाम है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज वो हुआ जो होना चाहिए था। बलूचिस्तान में बहुत से मासूमों की जानें जा रही थीं, कभी किसी के गले काटे जा रहे थे, कभी खुद कुछ धमाके किए जा रहे थे, कभी फोर्सेस पे हमले किए जा रहे थे। आज एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि एक फौजी ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है बलूचिस्तान में, जिसमें तमाम दहशतगर्द तंजीमों को जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट। ये पूरी स्टोरी क्या है, इसके अंदर एक एपीसी भी होने वाली है, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिसके चार बड़ी तंजीमें, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन एक मजीद ब्रिगेड है और एक BLA है, बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर BLF है, फिर BARS है। ये चार बड़ी तंजीमें हैं जो वहाँ पे अफरा तफरी फैला रही हैं और दहशतगर्दी कर रही हैं और वहाँ पे बसों को रोक के शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को कत्ल कर रही हैं। फिर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला कर रही हैं, फिर जो सरकारी इमारात हैं उनके ऊपर हमला कर रही हैं। वहाँ पे उन्होंने जो PC होटल है उसके ऊपर भी एक हमला कर दिया था, फिर खुद कुछ हमले हो रहे हैं। फिर ये मामला सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं था, बल्कि फिर उसके बाद ये चाइनीज़ के ऊपर भी हमले ने शुरू कर दिए थे। कराची के अंदर आपने देखा होगा कि चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ, बाकायदा उनकी गाड़ी के ऊपर खुद कुछ हमला हुआ और वो बाद में बलूचिस्तान के लोग निकले। उसके अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए, पता चला कि वो बाकायदा उनके डांडे जो उन तंजीमों के साथ मिले हुए, फिर उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली। अब इशू बलूचिस्तान का ये है कि बलूचिस्तान एक तो बड़ा बैरन इलाका है, बहुत सारा उसके अंदर ऐसा इलाका है जिसके अंदर ना कोई कल्टिवेशन होती है, ना वहाँ पर आबादी है और वो सहराई किस्म का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और उसको सिर्फ बलोच समझते हैं उस इलाके को। तो जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे लोग भाग के ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाना और वहाँ से उनको ट्रेस करना, फिर उनके साथ निपटना इतना आसान काम नहीं होता। बल्कि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ के दौर में भी अंग्रेज़ भी इन लोगों को फतह नहीं कर सका था। उसकी वजह यह है कि पहाड़ बड़े गुजलक से हैं, उनके अंदर गारें हैं, बड़ी बड़ी गारें हैं और उन गारों को सिर्फ लोकल लोग समझते हैं और वो फौरी तौर पे अपने खाने का, अनाज का बंदोबस्त करके वेपन लेके उसके अंदर चढ़ जाते हैं। और जो भी फ़ौज होती है वो नीचे होती है। जो अब ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं, नीचे फ़ौज है, तो पूरी फ़ौज को आप वहाँ से निशाना बना सकते हैं। फिर उनके पास वेपन्स बड़े लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनको वो इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि अकबर बुगटी साहब जो थे वो भी पहाड़ के ऊपर चले गए थे और फिर उस पूरे गार को टारगेट किया गया था, जो मेरा ख्याल है गलत था। अकबर बुगटी जैसा सियासतदान जो, उसको मारना को बहुत समझदारी की, अकल की बात नहीं थी। जो जनरल मुशर्रफ साहब ने की उसका नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुगटी साहब भी ऊपर चले गए थे, फिर मरी साहब जो थे वो भी चले जाते थे। ये सारे ट्राइब जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता था तो अंग्रेज़ के दौर से ये पहाड़ों के अंदर छुप जाते थे। एक फिनामना ये है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा फिनामना हुआ जो टेक्नोलॉजी के बाद डेवलप हुआ और वो ये है कि अब ज़ाहिर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप सेटेलाइट के ज़रिए लोगों को लोकेट कर सकते हैं। फिर अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, कोई गैजेट है, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद लोगों ने ईरान जाना शुरू कर दिया। तो ईरान के अंदर भी एक बलूचिस्तान है और वो इस बलूचिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, सीस्तान उस सारे इलाके को कहते हैं। और एक वक्त था कि ईरान इन लोगों को पनाह दे देता था और ईरान इसके ऊपर सरफ नज़र करता था कि वो लोग आ गए हैं, छुप गए हैं। तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे ईरान के, तो फिर वो अमूमन इन लोगों को सरफ नज़र कर देता था कि ठीक है, छुपे रहें, रह जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे ये लोग छुप जाते थे, इन्होंने वहाँ पे अपने ठिकाने बनाए हुए थे। दूसरा, ये जो ट्राइब इस साइड पे बलोच ट्राइब्स हैं, ईरान के अंदर भी वही ट्राइब हैं और इन लोगों का आपस में अंदर राब्ता है। सरहद जो है वो भी बड़ी कमज़ोर सी है, कोई टनल्स भी बनी हुई हैं, इधर से उधर निकल जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं, फिर सरहदों को पार किया जाता है। बल्कि इतने बड़े बड़े वहाँ पर रास्ते हैं, गुजर गए हैं कि पूरी पूरी गाड़ियाँ वहाँ से इधर आ जाती हैं, उधर से उधर चली जाती हैं। वो वहाँ से
सामाने खुर्दोनोश भी लेके आती हैं, फिर वहाँ से वेपन्स भी आ जाते हैं, फिर वहाँ से पेट्रोल भी आ जाता है जो पाकिस्तान के अंदर इवन कराची तक बल्कि इस्लामाबाद तक बिकता है। तो वहाँ पे बड़े रूट्स हैं, उन रूट्स को ये बलोच इस्तेमाल करके उधर निकल जाते थे जो ये अलहदगी पसंद है। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने ईरान के साथ अपने मामला दुरुस्त कर लिए। अब आप देखें हमारे बहुत सारे लोग ईरान गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मामला सेटल किए, फिर ईरान के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए, आपने देखा होगा पिछले दिनों। तो ये जो आमदोरफ्त थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तय कर ली हैं कि अब अगर ये लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो ये ईरान में जाके पनाह नहीं ले सकेंगे। तो वहाँ से क्योंकि एक वक्त था जब रॉ भी ईरान से ऑपरेट करती थी, बल्कि कुलभूषण यादव अगर आपको याद हो तो उसे जो पकड़ा गया था तो चाबहार के अंदर उसने अपना पूरा एक ठिकाना बनाया हुआ था। वहाँ पे कौंसलेट है चाबहार में जो इन लोगों को बहुत मदद करता है, और कुलभूषण यादव भी वहीं पे होता था, और उसे बड़ी मुश्किल से बड़ा ट्रैक डाउन करके उसको यहाँ पे पाकिस्तान के इलाके में ला के उसको गिरफ़्तार किया गया। तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ कहाँ ईरान के जो इलाके हैं वो इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर करता रहा है, लेकिन पहले क्योंकि हालात पाकिस्तान के को बहुत अच्छे नहीं थे तो उन इन्फॉर्मेशन को साइड पे कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, या कोई रिस्पांस नहीं किया जाता था। लेकिन अब ईरान जो है रिस्पांस कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल और ईरान की जंग जो है उसके इम्कानात हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मदद चाहिए इस वक्त। तो पाकिस्तान को बहुत करीब ईरान समझता है इस वक्त। दूसरा ये याद रखिएगा कि इससे पहले जितनी वारदातें होती थी वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ होती थी, और उसके अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर जो पाकिस्तानी हैं जो मज़दूर होते थे, यहाँ से पंजाबी मज़दूर जाते थे या सिंधी जाते थे या फिर कुछ ज़ायरीन जाते थे, तो उनको कत्ल कर दिया जाता था। अब पाकिस्तान का इंटरनल मामला था तो बाहर के लोग इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब चाइनीज़ के ऊपर हमले शुरू हुए तो फिर चाइना ज़ाहिर उसने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके सामने सारे सबूत रखे कि कहाँ से किधर से क्या हो रहा है, तो उन्होंने ईरान के साथ भी बात की। बहुत ही इनके अच्छे रिलेशंस है आपस में। फिर अफ़गानिस्तान जो है, क्योंकि लोग वहाँ पे भी छुप जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी चाइनीज़ ने अपने तल्लुकात बहुत अच्छे किए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान ने चाइना को सारा बताया कि तालिबान अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, उससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा होता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो बलूचिस्तान की तंजीमें हैं ये पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करती हैं, मासूम लोगों को कत्ल करती हैं, और अब इन्होंने चाइनीज़ के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है, और इसके पीछे इंडियंस हैं और वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ यहाँ पे काम करें, सी पैक मुकम्मल हो। तो ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान भी ट्रैप में फंसा हुआ है सारा, और जब हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं इनके ख़िलाफ़ तो ये दौड़ के ईरान चले जाते हैं। तो अब चाइनीज़ जो है उन्होंने तालिबान को भी रोका हुआ है, तालिबान गवर्नमेंट को भी रोका हुआ है कि अब आपकी तरफ से अगर कोई इस टाइप की गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो हम पाकिस्तान की साइड लेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ईरान को भी बताया हुआ है कि जनाब आपके हालात पहले बड़े ख़राब हैं, यूरोप के साथ आपके ख़राब हैं, अमेरिका के साथ ख़राब हैं, इसराइल के साथ आपकी जंग हो रही है और हम आपके एलाई रह गए हैं, तो अगर आपने हमें भी खो दिया तो उसके बाद आप अकेले रह जाएंगे। तो ईरान ने भी पाकिस्तान को अब सपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया। तो इसलिए ये एपेक्स कमेटी के अंदर ये फ़ैसला हुआ है कि फौरी तौर पे एक बड़ा खौफनाक किस्म का ऑपरेशन किया जाए, और कुछ लोगों का ख्याल ये कि 250-300 लोग हैं ये जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन किया जाए तो बलूचिस्तान को कोई एतराज़ नहीं, बलूचिस्तान की हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जो बलूचिस्तान के बड़े सरदार हैं, जो ट्राइबल लॉर्ड्स हैं उन्हें भी इस ऑपरेशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो बयानिया था बलूचिस्तान का उसको कैप्चर कर लिया। तो मैंगल साहब जो हैं वो साइड पे हो गए, रिंद साहब जो हैं उनको साइड पे कर दिया गया, जो बुकटीज़ हैं वो साइड पे हो गए, और ये लोग निकल के इन्होंने उस सारे एजेंडे को कैप्चर कर लिया ऑलमोस्ट। और बाकी वो जो बलूचिस्तान की आवाज़ उठाया करते थे, जो बलूचिस्तान की बात किया करते थे, वो सारे न्यूट्रलाइज से हो गए। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो इररेलेवेंट हो गए, तो उनको इन्होंने इररेलेवेंट कर दिया। तो अब बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल बयानिया है वो सरफराज बुगटी साहब और जो काकड़ साहब हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है, और जो उनकी आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, उन्हें ये जो BLA टाइप तंजीमें हैं वो कैप्चर कर चुकी हैं। तो सरदार रेलिवेंट से हो गए हुए हैं। तो सरदार भी चाहते हैं कि अगर इनको मारा जाता है या इनको भगाया जाता है या इनके खिलाफ को ऑपरेशन किया जाता है तो हमें क्या है, क्योंकि ये लोग हमारे भी दुश्मन हैं और हमें भी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। तो अब इसलिए एपेक्स कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ है कि एक ऑपरेशन होगा, और ये अनकरीब ऑपरेशन होने लगा है, बल्कि इमीडिएटली होने लगा है, क्योंकि सर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस सर्दी के अंदर अंदर ये फैसला हुआ है कि बस इन सब को फारिग कर दिया जाए ताकि बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाए। तो इस बार चाइना भी पाकिस्तान की मदद करेगा और सेटेलाइट सपोर्ट भी पाकिस्तान को देगा,
और उस सपोर्ट के साथ पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन करेगी, आर्मी ऑपरेशन करेगी। और कल एपेक्स कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो अनकरीब आप देखेंगे कि वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का एक ऑपरेशन होगा और फौज कमिटेड है कि इस बार किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे एक रायत पहले ज़रूर दी जाएगी, अनाउंसमेंट ज़रूर की जाएगी कि जी ऑपरेशन होने लगा है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आम माफ़ी है। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते तो फिर आप इंतज़ार करें, फिर उसके बाद होता क्या है। तो मेरा ख्याल है स्टेट ने वो फ़ैसला कर लिया है जो इसे बहुत पहले करना चाहिए था। ठीक है नाज़रीन, आपने डिटेल से स्टोरी जानी। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम था जो फंडेड बाय इंडिया चल रहा है और सोशल मीडिया वॉरफेयर से भी काम लिया जा रहा है। पंजाब और बलूचिस्तान को लड़वाने की भी कोशिश की जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी जहां पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा हो। तो ये ऑपरेशन अब बहुत ज़रूरी था जो इंशाल्लाह जल्दी ही होगा। अच्छा, अब अगली स्टोरी लेके चलते हैं जी। चौधरी साहब, आर्मी चीफ साहब का पैगाम आया है। उनके पैगाम के दो पहलू हैं। एक साइड पे आर्मी चीफ कहते हैं कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जो ख़राब करेगा उन्हें बड़े आहनियतों से निपटेंगे, और दूसरी साइड पे उन्होंने कहा कि जो हमें काम करने से रोकेगा उन्हें भी सख्ती से रोका जाएगा। एक तो सिक्योरिटी का तो समझ में आता है, काम करने से जो रोकना है ये पैगाम किसके लिए? अच्छा, इससे पहले एपीसी के ऊपर बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर अब हमने करना है उसके लिए एक सियासी अफ़हाम व तफ़हीम ज़रूरी है और सारी सियासी जमातों को उसके ऊपर बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो इस लाइन को अगर आप डिसाइफर करें, थोड़ा सा डिटेल के साथ जाए, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि एपीसी बुलवाने लगी है गवर्नमेंट और उसमें सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करके उनसे पूछा जाएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है या पाकिस्तान के अंदर जो अबतरी है, जो फसाद है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे यूँ महसूस होता है कि ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली एपीसी के अंदर ही एंड अप होंगे। गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शन देगी कि आप एपीसी में आएँ और वहाँ पे आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और उसी फार्मूले के अंदर आपके जो इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस कर लिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने रात के वक्त यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न की तरफ आगे आएंगे क्योंकि इमरान खान साहब को ये इंप्रेशन दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो और अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन जब ये एपीसी का लामिया बाहर निकला तो खान साहब को ये पता चला, ये पार्टी को ये पता चला कि हमें तो एपीसी की तरफ ले जा रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है कि 24 नवंबर का हम जो जलसा है या एहतजाज है उसे कॉल ऑफ कर दें और एपीसी में बैठें और इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो खान साहब ने शायद इसीलिए कहा है कि जनाब अब हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने और अगर मुज़ाकरात होंगे तो 3 नुक्ते हैं उनके आगे पीछे घूमेंगे, इसके अलावा किसी जगह पे नहीं जाएंगे। और 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत होगा और जो शख्स एहतजाज के अंदर शरीक नहीं होगा उसकी पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा यू टर्न लिया ये और दिन के वक्त उन्होंने गौहर खान साहब और गंडापुर साहब को ये मैंडेट दे दिया था कि अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो करें। और जब वो चले गए तो उसके बाद आफ्टर थाट्स आई उनको कि ये तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब ने तो कहा था कि मेरा तो सियासी राब्ता है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो मेरी बात नहीं मान रही। और ना ही उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि वो तो बार बार कह रहे हैं कि आप जाएँ, गवर्नमेंट के साथ जाएँ। और ये वैसे खबर गर्दिश कर रही थी कि मोहसिन नकवी साहब हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, तो इसलिए गंडापुर साहब ने उनको सीरियस लिया था क्योंकि वो दोनों साइडों पे उनको पता है कि एक पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट होगा और उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के पास लेके जाएंगे और उनकी कॉन्सेंट लेके फिर कोई एग्रीमेंट करेंगे। तो गौहर खान साहब और गंडापुर साहब को फिर उन्होंने मैंडेट दिया कि आप ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि इससे मामला हल हो सकता है तो आप करें। लेकिन जब ये अलामिया निकला और उसके बाद ये पता चला कि जी जो गवर्नमेंट है वो तो धकेलना चाह रही है एपीसी में कि सब लोग वहाँ पे बैठ के ये फ़ैसला करें जो भी सियासी तौर पे आपने को डिसीजंस करने हैं, तो इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनका मकसद सिर्फ यही है कि 24 नवंबर का जो मामला है उसको टालें और उसके बाद एपीसी जब होगी तो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होगी और बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़ होगी, एहतजाज के ख़िलाफ़ होगी, तो हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे जो एजेंडा है, जो हमारे जो फार्मूला है, हमारे जो मुतालबात है वो साइड पे हो जाएंगे। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब ने रात को ट्वीट करवा दी और ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा जी कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, ना मुअत्तल होगा, हर सूरत उसी दिन होगा और कारकुनों को पूरी तैयारी करनी चाहिए। और अगर मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे और मुज़ाकरात 3 नुक्ते हैं कि 26वीं तरमीम वापस हो जाए, जो हमारा चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस हो और इसके साथ साथ जो असीर हैं, जो उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उन सबको रिहा किया जाए। तो ये तीनों नुक्ते मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट मानेगी या इस्टेब्लिशमेंट मानेगी। तो इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया हुआ है। एपीसी जो है मेरा ख्याल अनकरीब कॉल होने वाली है
और मुझे लगता है कि उससे जो डिसाइफर करें इस पैगाम को, तो ये ज़ाहिर है अभी तो ये एपेक्स कमेटी थी, और एपेक्स कमेटी जो थी वो ज़ाहिर है इसके अंदर गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट शामिल थे, बाकी सियासी जमातें इसके अंदर थी नहीं। तो अब गवर्नमेंट जो है कोई APC बुला के तो बाकी तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेगी, क्योंकि जब बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू होगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इत्तेहादी जो इसके ऊपर एतराज़ करेंगे, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करेगी इसके ऊपर एतराज़। तो सबको एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी कि आए आके बैठें, और अगर तो उसके अंदर अफ़वाम व तफ़हीम की बात हुई तो पार्टी आएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर पार्टी नहीं जाएगी, फिर वो बाइकाट कर देगी। और इस दौरान अगर इमरान खान साहब तक मालूमात जाती रहें या लोग इनके साथ मुलाकात करते रहे तो APC के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शमूलियत नहीं करेगी, जो मेरी गट फीलिंग है सर। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि PTI का बयानिया दब जाएगा APC में, इस वजह से वो वहाँ नहीं जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जाएंगे, लेकिन अब APC जो है ना उसके अंदर मुझे लगता है कि बुलाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हम आते हैं उस इशू की तरफ, आर्मी चीफ के इशू की तरफ। तो वो आर्मी चीफ का एक एलामिया जारी हुआ है, जैसे एलामिया जारी हुआ ना जी एपेक्स कमेटी का, तो साथ उनके जो तासरात थे वो भी रिलीज़ हुए और ISPR की तरफ से रिलीज़ हुए सारे, और सारे टिकट्स भी चले, खबरें भी उसके ऊपर चली। तो उसके अंदर एक लाइन है कि जो लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी के रास्ते में हायल होने की कोशिश करेंगे और यहाँ हमें काम से रोकेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। ये ज़ाहिर है जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के अंदर, या TTP है, या फिर ये बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, वो अगर पाकिस्तान के अंदर इस टाइप के कोई अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं तो ज़ाहिर है फ़ौज ने तो सोचा हुआ है कि हमने एक ऑपरेशन करना है, और बड़ा खौफनाक ऑपरेशन, मतलब ये दहशतगर्दों के लिए, ये दहशतगर्दों के लिए। अब दूसरा जो काम से रोक रहे हैं, मेरा ख्याल है काम 3-4 किस्म के चल रहे हैं इस वक्त, जो ज़ाहिर जिनके रास्ते में रुकावट नहीं महसूस बर्दाश्त करना चाह रही अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट। पहला काम जो है वो तो इकानमी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इकानमी को ये ट्रैक पर लेकर आए हैं। IMF के साथ इनका समझौता हुआ है, और IMF ने पिछले दिनों ये बयान भी दिया था कि हम बड़े हैरान हैं कि आप लोगों ने अपने अहदाफ कैसे हासिल कर लिए। फिर कल ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी UAE और सऊदी अरेबिया और चाइना ने हमारी मदद की थी IMF के मामले में। तो वो इतनी मुश्किल से इन्होंने इतने 200 इकट्ठा करके तो ये मामला सेटल किया। अब कोई भी इकानमी को टच करने की कोशिश करेगा, इसको डीरेल करने की कोशिश करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश करवाने की कोशिश करेगा, या सड़कों के ज़रिए ये जो इकनॉमिक रिवाइवल है उसको रोकेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इसको बर्दाश्त करेगी। तो एक तो ये काम चल रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लाना चाह रही है और इस्टेब्लिशमेंट लाना चाह रही है, उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है। और अब अगर कोई उसके रास्ते में रुकावट बनेगा, जैसे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो इन्वेस्टमेंट होती है और वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती खैबर पख्तूनख्वा की, या वहाँ पे अड़ंगी देने की कोशिश करती है, तो उसके साथ भी उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम पैदा करना है, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ठीक करना है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर महीने एहतजाज करेगी और हर महीने ये ख़तरा रहेगा कि इस्लामाबाद अब भी वो करेने लेके आएंगे, उससे ज़ाहिर है फिर मामला सारे डीरेल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये आखिरी इनकी कॉल होगी फाइनल वाकई 24 नवंबर की। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल का स्टेट इसको अलाउ करेगी कि आप जी हर महीने कोई ना कोई इस टाइप का ऐलान कर दें। तो अगली मरतबा तो मेरा ख्याल ऐलान की नौबत भी नहीं आएगी, वंस फॉर ऑल ख़त्म करेंगे। मेरा ख्याल ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जनाब बंदे बनो, और ये जो आपने कर लिया है, अब अगर आप स्टेट को रोकेंगे कि वो बेहतरी के काम ना कर सके तो फिर हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधी बात। तो ये बेसिकली वार्निंग है, क्लियर वार्निंग है। ठीक है नाजरीन, आपने दूसरी स्टोरी सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। अब चलते हैं जी अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ। लास्ट स्टोरी का एक पार्ट तुमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट उसका रहता है कि खान साहब इस एहतजाज में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जब पंजाब उन्हें ये कह रहा है कि आप हमें शामिल नहीं कर रहे हैं, पंजाब मतलब PTI पंजाब, कि आप हमें अपने मशवरों में शामिल नहीं कर रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट हमें बसें नहीं लेने दे रही, हम पहुँचेंगे कैसे। KPK में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, पार्टी में डिवीजन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब बड़े हुए हैं कि ये एहतजाज होगा ही होगा। ये जल्दबाजी आखिर क्यों? 3 वजूहात हैं उसकी। एक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रंप है, तो ट्रंप अगर आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप, तो ज़ाहिर है वो जनवरी में आएंगे, उस वक्त उनके पास लोड बहुत होगा। तो नवंबर और दिसंबर के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आवाज़ बुलंद कर लेती है तो डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक आवाज़ चली जाएगी, और वो अपनी 100 जो तरजीहात हैं उसके अंदर हो सकता है 99 नंबर पे या 100 नंबर पे या 100.2 पॉइंट पे जाके वो इमरान खान साहब को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वो चाहते हैं कि नॉइस हो इसका, ताकि रजिस्टर हो जाए अमेरिका के अंदर।
और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि फैसल बाड़ा साहब ये कह रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड का फ़र्द जुर्म आयद होने वाला है, तो इनको ख़तरा ये है कि अगर ये फ़र्द जुर्म आयद होगी तो मुझे सज़ा हो जाएगी, तो उससे पहले पहले अगर मैं कुछ कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा जो जनरल फैज़ हमीद साहब का इशू बना हुआ है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है वो कंक्लूड हो रहा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, फिर वहाँ पे बहुत बाकायदा हेयरिंग हो चुकी है, एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस तो पहले ही जमा कर लेते हैं। ये ना वैसे फ़ौज का जो सिस्टम है बिल्कुल अमेरिकनाइज्ड है या यूरोपियन स्टाइल का। पहले वो सबूत इकट्ठे करते हैं और मुजरम को बाद में बुलाते हैं, तो जैसे अमेरिका के अंदर होता है। तो सेम सबूत वगैरह तो उनको पहले से इकट्ठे हुए थे, लोगों ने गवाहियाँ भी दे दी थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। फिर उनके सामने रखा गया, फिर उनसे पूछा गया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, माफ़ी मांग के तस्लीम करें, माफ़ी मांगें और चले जाएँ और सज़ा आपको बड़ी माइल्ड सी मिलेगी। लेकिन अगर आप तस्लीम नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते तो फिर केस होगा। तो उन्होंने केस चूज़ किया था जनरल फैज़ हमीद साहब ने। तो अब ज़ाहिर है उसकी सज़ा जो है ना उसका तयन होने लगा है, बड़े करीब पहुँच गए। तो इमरान खान साहब को ये ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद ज़ाहिर है मेरी पारी होगी, क्योंकि जो मेन मुजरिम है उसको सज़ा हो जाएगी तो बाकी मुजरमान जो हैं फिर उनका भी मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो वो इससे पहले पहले चाहते हैं क्योंकि ऐसा खौफनाक किस्म का प्रेशर डालें कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए। तो एक फ़ाइनल राउंड वो खेलना चाहते हैं। ठीक ये उसकी ये रीज़न भी हो सकती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी रीज़न है, क्योंकि इमरान खान साहब का माइंड है उस तक रसाई किसी की भी नहीं है स्वाय बुशरा बीबी के। तो बुशरा बीबी बता सकती हैं कि कंक्रीट इसकी रीज़न क्या है, लेकिन ये जो 3 रीज़न्स हैं जो हमें इस वक्त महसूस होते हैं। लेकिन जल्दबाजी है। अब देखें ना, दिन को उन्होंने कहा कि जी आप मुज़ाकरात कर लें, रात को उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और फौरी तौर पे कारकुन जो है ना अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब चलते हैं बिल्कुल अपने वीलॉग के एंड पे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीलॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने सवालात भेजते रहिएगा, आइंदा आने वाले दिनों में आपके सवालात को बाकायदा एक वीलॉग की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।